We love homeopathy. We love homeopathy. हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है, बच्चों का स्वास्थ्य। आज के समय में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। सर्दी, जुकाम, पेट की गड़बड़ी, पेट में होने वाला दर्द, इन्फेक्शन, ये छोटी छोटी समस्याएं आगे जाकर कब गंभीर बीमारी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता, और जिसके चलते बच्चों को बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बच्चों के साथ साथ ये दर्द माँ बाप के लिए भी जो है बहुत तनाव और चिंता का विषय बन जाता है कि वो क्या करे, कैसे अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, कैसे उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें जिससे उनका शरीर इन सारी बीमारियों से लड़ सके। और इसी विषय पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से डॉक्टर रिया पै, जो एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ बच्चों के इस तरह के केसेस को, मतलब नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेकर बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर समस्याओं को भी बहुत अच्छे से डील करते हैं और साथ ही बच्चों में इम्यूनिटी बिल्डिंग में एक्सपर्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर डॉक्टर रिया पै के साथ। वेलकम रिया मैम, वेलकम टू अवर शो विस्पर ऑफ वेलनेस। Thank you, Dr. Shilpa. Thank you so much for inviting me over on your platform. I know it has been a very long wait, लेकिन I will try my best. This is a very good platform जहाँ पे मैं होम्योपैथी के बारे में लोगों को और ज्यादा बता सकती हूँ कि बच्चों के केसेस में हम होम्योपैथी किस तरह से यूज करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सर्दी खांसी में ही होम्योपैथी काम करती है बच्चों में। मैम एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, इसका जो आइडिया मुझे आया, इसके पीछे एक स्टोरी है। अभी 2 मंथ्स बिफोर मेरे पास जो है काफी मात्रा में पेरेंट्स आ रहे थे जो कि अपने बच्चों को बार बार इन्फेक्शन को लेके परेशान थे। मतलब किसी पेरेंट्स का कहना था कि बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी का कहना था कि उनको जो है पेट में बार बार दर्द उठता है, और इसके चलते उनको 2-3 बार जो है बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि हम जो भी बच्चों के हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इसी तरह के हैं कि उनको जो है बार-बार रिपीटेड प्रॉब्लम होने के कारण हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है। तो धीरे-धीरे एंटीबायोटिक्स का असर भी जो है कम होता जाता है। करेक्ट। तो ये एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कि ये क्यों हो रहा है? आजकल ये जो बार-बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यस, ये बहुत बढ़िया सवाल तुमने पूछा शिल्पा, बहुत एप्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे पास भी जितने भी पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, वो पहले तो जब आते हैं फर्स्ट टाइम वो इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, या फिर हेडेक्स होते हैं, या जो भी है जो रिपीटेड फॉर्मेट में होता है। तो मदर का कंसर्न मेजरली यही होता है कि ये बार बार क्यों हो रहा है, कि एक बार ठीक हो जाए तो फिर वापस नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे में दिक्कत बार बार क्यों हो रही है, और बच्चा उस बीमारी की वजह से जो बार बार हो रहा है उसकी वजह से बहुत वीक होते जा रहा है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि कोई भी चीज बार बार होने का मतलब है कि आपकी या बच्चे की जो भी है इम्यूनिटी बहुत वीक है। यस। ओके, इम्यूनिटी वीक होने का सबसे मेजर रीजन जो बच्चों में हम आजकल देखते हैं वो है फूड पैटर्न्स। जैसे बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा आजकल बाहर खाने की इच्छा होती है। बहुत सारे बच्चे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं इन बिटवीन फूड्स। यस। ये बहुत ज्यादा होते जा रहा है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम अगर उन चीजों के इंग्रेडिएंट्स में देखें तो उसमें मैदा और पाम ऑयल जो बहुत बड़ा कल्प्रिट है मेरे हिसाब से बीमारियों को फैलाने में। तो हुँ। वो चीजें बहुत ज्यादा है और वही बच्चा खा रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत इजी सटाइटी भी आ जाती है, एक तरह से पेट भर जाता है बच्चे का। तो न्यूट्रिशियस चीज कोई भी बॉडी में नहीं जा रही। अगर आपका पेट भर गया है तो फिर आप ये न्यूट्रिशियस चीज नहीं खा रहे हो, तो फिर आप अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे बॉडी को तो उसकी इम्यूनिटी तो वीक होनी ही है।
एक ये चीज़ है। दूसरी मैं बोलूँगी, जैसे हम बोलते हैं बचपन एक गोल्डन पीरियड होता था शिल्पा एक टाइम पे, जैसे तुम्हारे मेरे यस, बचपन में वी वांट टू लिव दैट चाइल्डहुड अगेन, कि यस, बच्चा स्कूल में जाता था, घर में आता था, मस्ती करता था, होमवर्क जो थोड़ा रह जाता था वो कर लो, उसके बाद आप फ्री हो, बस खेलो, कूदो, मस्ती करो, चिल्लाओ, कुछ भी करो। बट आज के बच्चे को अगर आप देखोगे, ही इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट, जो सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता है और शाम को 8 बजे थका-हारा घर में आ जाता है। हाँ, तो आता है। बच्चे का टाइम टेबल कैसा है? सुबह स्कूल जाएगा, दोपहर में स्कूल से वापस आएगा, थोड़ा उसको कुछ खिला देते हैं। उसके बाद में जो उसकी क्लासेस और ट्यूशन्स की झड़ी लग जाती है, बच्चा खेलने को तरस जाता है। यस, तो आई हैव सीन किड्स गोइंग टू 3 क्लासेस अ डे। तो रात को 10 बजे बच्चा क्लास से वापस आ जाता है। तो ऑल दिस, ये बचपन वाली चीज़ें नहीं है। बचपन में यू आर सपोज्ड टू बी फ्री, यू आर सपोज्ड टू प्ले, बी हैप्पी, नो, फ्री माइंड, फ्री स्पिरिट होते हैं बच्चे। तो आप उनको इन सब चीजों में अगर बांध के रखोगे, तो इससे हुँ, बहुत स्ट्रेस होता है बच्चे में। एक बच्चे की बॉडी जो है, ये माइंड या बॉडी बोलो जो भी है, वो ये सब चीजें लेने के लिए रेडी नहीं होती है। इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव सीन इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी 2-2 हुँ। क्लासेस होती हैं। स्कूल से आने के बाद 2-2 ट्यूशन में चले जाते हैं। मैं तो कई बार ऐसे भी पूछती हूँ, भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही तो है, तुम किस चीज़ के ट्यूशन बहुत, में जा रही है? और इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न किसका होता है मैम पता है? मदर का। मतलब मदर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चों के पीछे ऐसे पड़े होते हैं जैसे कि मतलब वो अगर उसको कोई मेडल जीतना हो उसमें। का। ये भी मैं बोलूँगी कि मदर की एंग्ज़ायटी सबसे ज़्यादा है, और यस। इसका एक कारण है कॉम्पिटिशन। हम दूसरे के बच्चे को देखते हैं, देखो शिल्पा कैसा है ना, हर बच्चा अलग होता है। कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई कोई और चीज़ में अच्छा है, म्यूज़िक में है, सिंगिंग में है। बट आज की मदर चाहती है कि मेरा बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो। यस। पढ़ाई में भी अच्छा हो, डांस भी करे, ऋतिक रोशन जैसा डांस भी करे, गाना भी गाए, सिंग भी करे, ड्राइंग भी करे, हर यस। चीज़ में टॉप आए। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम हर चीज़ का क्लास लगा देते हैं बच्चे को, जबकि बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। द हुँ। किड्स आर सफरिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट वो ज़बरदस्ती क्लास चले जाते हैं बेचारे। बट आप कोई यस। चीज़ अगर ज़बरदस्ती करते हो, ये बात समझो शिल्पा, तो वो एक स्ट्रेस ही हो जाता है। यू विल ओनली बी हैप्पी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू एन्जॉय। अगर बच्चे को डांस पसंद है, उसको वो क्लास में डालो तो वो खुशी-खुशी कर लेगा। नहीं तो फिर उसको स्ट्रेस ही होगा कि मुझे तो ये आ नहीं रहा है। अब मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो। इट्स द सेम थिंग। बिल्कुल, यही हो रहा है, यही। तो ये भी एक कारण है जो बहुत बड़ा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। हर जगह पे कॉम्पिटिशन है। जैसे स्कूल में आप जाओ, वहाँ भी कॉम्पिटिशन है कि वहाँ पे एकेडमिकली आपको अच्छा करना है। सोशली हुँ। अगर देखें तो मम्मी की फ्रेंड्स के बच्चे जो कर रहे हैं, वहाँ भी आपको वो सब भी सीखना है और वहाँ पे भी आपको टॉप करना है। एंड एट होम लेवल, अगर आपके साथ में कोई सिबलिंग है, तो हुँ। फिर देखो आप अगर वो राइवलरी और वो कॉम्पिटिशन वाली चीज़ अगर बच्चे में इन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो हुँ। वो घर में भी आ ही जाता है। तो वो सिबलिंग्स में भी दिखाई देता है कि वो पहले आएगा, मैं पहले आऊँगा। तो हर जगह पे जब आप कॉम्पिटिशन करते रहोगे, जबकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको रिलैक्स होना चाहिए। आज बच्चा हर जगह पे स्ट्रेस्ड है। यस। अनदर थिंग इज़ एक वो सोशल कॉन्टैक्ट जो होता था पहले, ये सब क्लासेस और बार-बार एक ही चीज़ करने से सोशल कॉन्टैक्ट कम हो गया है बच्चों का। हुँ। एक एक ज़माना था जब मुझे याद है मेरी दादी और मेरी मम्मी के ज़माने में दे यूज्ड टू हैव 10-11 सिबलिंग्स, मतलब 5 भाई हुँ। हैं, 5 बिल्कुल। सिस्टर्स हैं, तो लाइक मेरे 5 मामा हैं, 5 मासी है, तो इट वाज़ लाइक अ यस। बिग फैमिली। तो ऐसे हुँ। कम होते-होते ना, जैसे अभी माय पेरेंट्स है विल हैव ओनली 2, लाइक योर पेरेंट्स विल हैव ओनली 2। अब आगे की जो जनरेशन है, उसमें सिर्फ एक ही है, बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ रीज़न्स। पहले तो हुँ। मम्मियाँ घर में रहती थी, तो दे कुड मैनेज द किड्स। बट वो जो कॉन्टैक्ट होता था ना, ह्यूमन कॉन्टैक्ट, सोशलाइज़िंग, जो प्यार, बॉन्डिंग जो लोगों में होता था, वो अब कम होते जा रहा है। तो आप एक इमोशंस को एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ में।
यस, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस किया मैम, जो आपने बात की ना एन्जॉय, तो उसमें जॉय जो पार्ट है ना, जॉय, वो मिसिंग है जो हम लोगों ने एन्जॉय किया है। एक्चुअली में जैसे बचपन में हम लोग पकड़म-पकड़ाई खेलते थे हाँ, और वो पिट्ठू खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है आज के बच्चों में ऐसे बच्चों को खेलते हम देखते ही नहीं हैं। देख बेसिकली मदर्स बच्चों को मिट्टी में खेलने ही नहीं देती हैं। हम बचपन में पानी में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। इट हुँ, वाज़ लाइक उसको कहते हैं ना एक नेचुरल बायोलॉजिकल एक्सपोज़र बोलते हैं। धूप, यस, मिट्टी, पानी ये सब चीज़ों का एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है। अभी ज़रा-सी मिट्टी हाथ में लग जाती है, जैसे छोटे बच्चे खेले तो मम्मियाँ इमीडिएटली हाथ धुलवा देती हैं, साबुन से नहला देती हैं कि पूरा साफ रहे बच्चा। अब आप हुँ, बताओ अगर आपको कभी कोई चीज़ का एक्सपोज़र ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के लिए तो कोई भी चीज़ अगर अंदर आएगी तो वो फ़ॉरेन ही होगी यस। और वो तुरंत बीमार हो जाएगा। ये आपने अभी जो बोला उससे मुझे एक कॉन्टेक्स्ट याद आया कि अभी एक आर्टिकल आया था उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से जो फिनाइल और सैनिटाइज़र हैं, जो हम ओवरली क्लीन कर रहे हैं, तो हम क्या हाँ, कर रहे हैं बच्चों की जो इम्यूनिटी डेवलप होती थी ना कॉन्टैक्ट से, बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आने से ताकि वो बॉडी को खुद जो है सेल्फ डिफेंस कर सके, अब वो नहीं हो पा रही है क्योंकि हम उनको ओवरली सैनिटाइज़्ड एनवायरनमेंट दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ये इनफैक्ट ये फ़िनाइल और इनकी एड्स अगर तुमने देखी होंगी, तो ये लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये चीज़ों को कैसे प्रमोट करना है। तो वो एक हुँ, छोटे से बच्चे को रेंगते हुए दिखाएँगे, जहाँ पे उसको एक यस, छोटी-सी चीज़ ज़मीन पे दिख जाएगी एंड इट इज़ लाइक ये मेरा बच्चा इन्फेक्ट हो जाएगा। सो द मदर इज़ गेटिंग पैनिक्ड एंड शी गेट्स फ़िनाइल। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली हमको पहले से पता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर समझ रहे, ही नहीं रहे हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो यस, अगर थोड़ा-सा इन्फेक्शन बच्चे को लग जाता है, तो इट इज़ इन फैक्ट गुड फॉर हिज़ इम्यूनिटी कि वो तभी बचपन में ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। आजकल यस, प्रॉब्लम ये है कि हम उनको एक्सपोज़ ही नहीं होने देते हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप होती ही नहीं है। इट इज़ एट अ वेरी रॉ लेवल टिल दे ग्रो अप बिकॉज़ हम पूरा सैनिटाइज़ कर दिए हैं उनका, जैसे धूप में नहीं घूमना है, इमीडिएटली जैसे सनस्क्रीन लगा दिया, बारिश में नहीं खेलना है, भीग गए हो तुम सर्दी हुँ, हो जाएगी। तो हम सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में ये सब चीज़ें डाल रहे हैं कि डालते हैं। भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी, ठंडा पियोगे तो सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। वी आर गिविंग यस। देम आइडियाज़ एक्चुअली। जैसे मैम अभी आपने इम्यूनिटी की बात की, तो हमको सबको पता है कि कम होती जा रही है बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, बिल्डअप कैसे कर सकते हैं बच्चों में? सी शिल्पा आई बिलीव के अपार्ट फ्रॉम खाना-पीना जो हमने अभी डिस्कस किया, देयर इज़ एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इम्यूनिटी को लो करती है, वो है हमारा इमोशनल इम्बैलेंस। यस। जो इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों में आप देखोगे कितना सारा इमोशनल आउटरेज है, एंगर है, हुँ, रेज हुँ। है, जो चिड़चिड़ापन है। पहले ही आप बच्चों में इतना गुस्सा, चिड़चिड़ापन नहीं देखा, जो बच्चों में जी। इनोसेंस होता था ना, वो सारा लूज़ होते जा रहा है। एक एक बहुत सुंदर सी प्रथा थी हमारे इंडियन कल्चर में है ये एक्चुअली, गर्भ संस्कार जिसको बोलते थे। हुँ, कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसको आप अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनाओ, अच्छी-अच्छी बातें करो। वो भगवान के भजन वगैरह गाते थे। सो एक हाँ। कामनेस आता है, मदर में भी कामनेस आता है और वही कामनेस बेबी में भी जाता था। हुँ, उसी टाइम पे आप बच्चे को फ़ील करते हो, टच करते हुँ, हो, तो उसी टाइम पे एक कॉन्टैक्ट बनता है, पेरेंट्स और बेबी के बीच में। अ, सो एक्चुअली हम पहले से ये बिलीव करते हैं कि जो मदर फील करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो हुँ, बेबी में उतरता है, ओके? आजकल की लाइफ कैसी हो गई ना शिल्पा, आई हैव सीन के women are working till the date of delivery or a week before delivery, which is like a very strenuous ये कि आप हुँ, पूरा-पूरा टाइम काम कर रहे हो। सो वो जो कॉन्टैक्ट बनता है, जो बच्चे को जो कामनेस होनी चाहिए, अगर माँ टेंशन में रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, उसको उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, डेडलाइन्स मीट करनी है,
मीटिंग्स अटेंड करनी है तो यहाँ वहां दौड़ रही, तो शी इज डेफिनेटली स्ट्रेस्ड, राइट? तो वो यस। स्ट्रेस बच्चे में आ जाती है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। तो जब भी बच्चा इसी इम्बैलेंस के साथ में एक बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद में वर्किंग मदर तो शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी, राइट? तो बच्चे का जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, पहले वो कम से कम एक जॉइंट फैमिली की वजह से बाकी के घर में लोग होते थे, तो वो एक हो जाता था, बैलेंस हो जाता था कहीं ना कहीं। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इट इज ओनली द पेरेंट्स एंड वन चाइल्ड। तो वो चाइल्ड इतना प्रेशियस हो गया है कि आप उसी में सारी चीजें करने की कोशिश करते हो, जो मुझे मेरे बचपन में नहीं करने मिली वो भी वो बच्चा करेगा। एंड प्लस जो सराउंडिंग में मैं देख रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के बच्चे जो कर रहे हैं, दे आर कमिंग फर्स्ट, तो वो भी मेरा बच्चा करेगा। सो अनइंटेंशनली हम उस बच्चे के लिए बहुत एक स्ट्रेस वाला माहौल बना देते हैं घर में, क्योंकि माँ घर में भी वही चीज बच्चे को बार बार बोलती रहती है कि तुमको ये ऐसे करना है, तुमको फर्स्ट आना है, तुम तो ये बनोगे, तुम तो वो बनोगे। जबकि हम पूछते भी नहीं है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। मे बी उसको वो करना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ड्राइंग करना है, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, और मम्मी उसको इंजीनियर बनाने का सोच रही है। सो ये जो बच्चा बोल नहीं पाता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, और अब मम्मी जैसे बोलती है वो करते जाता है, करते जाता है, ये चीजें भी लॉट ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करती है बच्चे में, जो यस। एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लस देयर इज नो इमोशनल बैकिंग या सपोर्ट बोलो, जो वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक, जो कोई समझ नहीं पा रहा है। मैम जैसे अभी आपने बात की ना इमोशनल बैलेंस की, तो आई थिंक ये इमोशंस अकेले का नहीं है, ये बैलेंस ही खोता जा रहा है। जैसे अभी क्या हुआ है कि हाल फिलहाल में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर मदर और फादर जो है ओवर कंसर्न होने की वजह से बच्चों को किसी भी तरह का मतलब पैकेट आइटम, मैदा या ऐसी कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड करके रखा है। लेकिन बच्चे अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको तो खाते देखते हैं, तो इससे क्या हुआ, ओवर कंट्रोल की वजह से भी वो बच्चे इतना हेल्दी खाना खाने के बाद भी बार बार बीमार हो रहे हैं। इम्पैक्ट बढ़ जा रही तो कहीं है। ना कहीं वो पूरा जो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है वो है बैलेंस का, जो कि एक बैलेंस, हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। यस। हम ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ही मत दो, बट देन हाँ, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। मैं बैलेंस। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखती हूँ जो रोज बच्चे को स्कूल से जैसे आते हैं, तो आते आते चिप्स का पैकेट दिला दिया, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूटी, कुछ ना कुछ दिला देते यस। हैं स्कूल से आते आते, ये सोचते कि बच्चा भूखा है, हम्म। बट वो चीजें खा के उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। यस। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस जरूरी है कि आप सिर्फ रोज ना देके उसको एक जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, या जैसे उसके पेपर में उसको अच्छे मार्क्स आ गए, एक कीप इट एज अ यस। सेलिब्रेशन, या एक यस। वीकेंड सेलिब्रेशन रखो जहाँ पे आपको ये सब चीजें आप खा सकते हो। एंड आप बच्चे को बहुत अर्ली एज में ये समझा सकते हो कि हम पूरा वीक अच्छा खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, एंड देन वीकेंड भी सेलिब्रेट। यस। एंड तो बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बिलीव मी, कि आप अगर उनको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और एक बैलेंस वाली चीज समझाओ, तो वो अग्री कर जाते हैं, समझ जाते हैं, समझ पर अगर जाते हैं। उनको फोर्स करो तो वो अगर बेमन से करते हैं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हाँ, यस, यस। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि इनिशियली पेरेंट्स बहुत देर लूज हो जाते हैं कि खाने दो, खाने दो, खाने दो, एंड देन देयर कम्स अ टाइम जब उसके पेट में दर्द होने लगता है, फ्रीक्वेंट सर्दी, खांसी, और वीकनेस है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, एंड फिर उसको एकदम से बंद कर दिया एकदम जाता है से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कि अब तुम यस। ये नहीं खाओगे, अब तुम ये नहीं खाओगे, अब तुमको यही खाना है। फिर दे गेट बैक टू एकदम हेल्दी फूड, जिसमें वेजिटेबल्स ऐसे पोर्शंस होते हैं, जैसे आप ये वेजिटेबल का पोर्शन खाओगे, इतना राइस खाओगे, इतना दाल खाओगे, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अडेप्ट दैट सडन चेंज। आपको बच्चे को ये समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी तो बैलेंस लॉस ही है ना, कि आप एक हाँ, एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहे हो। दूसरे एक्सट्रीम में। यस।
तो ये चीजें बच्चों को समझ नहीं आती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वे। वो वहां से फिर वो टैंट्रम्स और उनकी तबीयत ठीक खराब होना शुरू हो जाता है। यस। मतलब मैम ये तो समझ में आ गया कि जो इम्यूनिटी है वो इसलिए लो हो रही कि कहीं न कहीं हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल में बैलेंस और इमोशनल बैलेंस जो है नहीं रख पा रहे हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर बहुत कम कर रहे हैं। अति अति कोई भी चीज की अति या पोलैरिटी में जाना इज नॉट हेल्दी। यस, एक बैलेंस होना चाहिए और वो स्टार्टिंग से होना चाहिए बेसिकली। आप सडनली बीच में उसको बैलेंस नहीं कर सकते हो। यस। ये न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से जब पेरेंट्स आर वर्किंग और जब बच्चा अकेला रह जाता है, तो हुँ, ये डिजिटल मीडिया का एक्सपोजर जो बच्चों में होने लगा है एट अ वेरी अर्ली एज। आई कैन सी के 3-3, 4-4 साल के बच्चे मोबाइल लेके अ, अपने कार्टून के वीडियोस दिन भर देखते पड़े हुँ, रहते हैं। पूछ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर देयर डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए होती है, अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली वीडियोस देखता एक साइड में पड़ा रहता है, तो उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, एक्चुअली जो बात करने की भी क्षमता होती है ना, वो भी डेवलप नहीं होती है। आई हैव सीन किड्स, they are not able to interact, they are not able to communicate with people because they have always been watching videos। तो उनका जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली एक स्टिमुलेशन में रहता है वो वीडियोस की वजह से। हुँ, हुँ, एंड हुँ। देन व्हेन दे ग्रो दे डेवलप, जैसे फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि अब अगर मोबाइल नहीं है हाथ में तो दे डोंट नो व्हाट टू, कुछ समझ ऐसे ही कैसे बैठे। तो जो एक खाली बैठने का एक्टिविटी होता है वो भी बहुत जरूरी होता है ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। रिलैक्स रह सकें। तो इसी यस। वजह से ना नींद की भी इश्यूज होने लगे हैं बच्चों में। ये और ये आजकल बहुत ज़्यादा बात हो भी रही है कि आप जो है आपका जो भी स्क्रीन टाइम है लेकिन सोने के आप 1 या डेढ़ घंटे पहले जो है अपने मोबाइल फ़ोन को और टीवी को ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आपका ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है सारी वीडियोस देखते देखते कि हुँ, अभी तो ये नया और भी डेंजरस चीज जो ये रील्स वगैरह निकली हैं, तो हाँ। आई हैव सीन इस किड्स वो रील्स एक खोल के बैठ जाते हैं, वो 2 सेकंड में दूसरा आता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है। तो इससे ना वो कांस्टेंट स्टिमुलेशन रहता है और आपको अलग अलग टाइप की एंटरटेनमेंट चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। तो आपको बाद में वो ब्रिंग डाउन करना या आपके ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजों की वजह से नींद में जैसे ना बच्चा सोता नहीं है फिर रात में, हुँ, और कांस्टेंट चेंज चाहिए हमको, दे बिकम वेरी रेस्टलेस कि एक चीज से आप एक चीज दे दो बच्चा खुश नहीं होता है, आप कुछ और दे दो, कुछ और दे दो, बिकॉज़ रील्स में तो हम बार-बार अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं, हाँ, आदत हो गई है, तो यस। एक चीज़ों से मन नहीं भरता है, तो खाने में भी अलग-अलग चाहिए, कुछ और दे दो, कुछ और दे दो, कुछ और दे दो। खेलने के लिए भी खेलना तो भूल ही गए हैं बच्चे, बिकॉज़ दैट दिस इज़ लाइक वो जो वीडियोज़ देखते हैं दैट इज़ द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम, बिकॉज़ बाकी दिन का सारा टाइम तो क्लासेस में निकल जाता है। तो रात को आने के बाद दे फील इट इज़ देयर, मेरा मी टाइम है। हुँ, तो वो मैं वीडियोस देख के, या टीवीज़ भी बहुत कम हो गए बिकॉज़ आजकल सबके पास अपने-अपने मोबाइल हो गए। मोबाइल, तो बच्चा यस। मोबाइल लेके एक कॉर्नर में, पेरेंट के लिए भी एक इनिशियली अच्छा लगता है बिकॉज़ दे फील के चलो कम से कम शांत पड़ा है, शांत बैठा है। बट देन हुँ, इवेंचुअली जैसे-जैसे बिहेवियरल इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं ना और अलग-अलग प्रॉब्लम्स चालू होती है, दे रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ी गलती है। इट इज़ लाइक यस। एन एडिक्शन। और फिर वो डिस्कनेक्शन भी चालू हो जाता है ना पेरेंट्स से, फिर वो बच्चे डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नॉट ओनली यस, पेरेंट्स, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर। जैसे यस। मुझे याद है जैसे बचपन में किसी की शादी होती थी, किसी का बर्थडे होता था, कोई भी फंक्शन होता था, तो द मेन हाइलाइट यूज्ड टू बी के सारे बच्चे दौड़ रहे होते थे। इट इट हुँ, वाज लाइक के एक फंक्शन में सारे बच्चे मिलते थे, कजिन्स मिलते थे, मिलके यस। दौड़ना, खेलना जो होता था ना, पूरे हॉल में बच्चे दौड़ रहे होते थे। आजकल आपको वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चे आते ही नहीं है। दे वो सारे घर में बैठे रहते हैं अपने-अपने मोबाइल के साथ में, दे गेम्स खेलें या वीडियो खेलें या जो भी खेलें, बट वो अपनी दुनिया में खुश हैं।
तो उनको बाहर की दुनिया से या बोलो फैमिली, सोशल किसी भी चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं। आई एम हैप्पी विथ माय मोबाइल। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है आगे। यस। जो मैम बच्चों का सबसे कॉमन हेल्थ इशू है वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे बार बार होने वाला सर्दी, जुकाम, फ्लू। और ये जब रिपीटेड पैटर्न बनता जाता है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साथ ही साथ जो है कई बार बच्चों में निमोनिया और अस्थमा की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक टाइम के बाद आपको एंटीबायोटिक्स या जो इनहेलर्स बच्चों को दिए जाते हैं वो भी जो है काम नहीं करते हैं। सी एक ऐसे इसके ऐसे सिचुएशंस में मैं बोलूंगी कि होम्योपैथी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एंटीबायोटिक दोगे या ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे उतनी ही ज्यादा उसकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। बिकॉज आजकल हम बहुत रेजिस्टेंट केसेस देख रहे हैं कि इवन एंटीबायोटिक्स को फीवर को भी ये नहीं कर रहे हैं, इफेक्ट काम नहीं हो नहीं रहा है, करते हैं। यस। काम नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजों में आई वुड सजेस्ट के पेरेंट्स शुड थिंक ऑफ होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथी किसी बीमारी को दबाती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम्योपैथी एक माइंड बॉडी बैलेंस को क्रिएट करने में बिलीव करती है। इट इज अ वेरी डिफरेंट साइंस फ्रॉम एलोपैथी। तो इट रियली पेन्स मी जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स ओवर द टॉप मेडिसिन की तरह होम्योपैथी को यूज करते हैं। जैसे लूज मोशन है या कुछ है, तो आई हैव सीन सम ऑफ माय पेशेंट्स गिविंग होम्योपैथी ऐसे बिना पूछे दे देते हैं। तो होम्योपैथी ये बहुत जरूरी है समझना कि होम्योपैथी और एलोपैथी बहुत अलग चीज है। जब आप उसको ओवर द काउंटर वाली दवाई की तरह दे देते हो तो वो एलोपैथी की तरह बिहेव करती है। जैसे वो सिर्फ उसको दबा देगी या पैलिएट कर देगी। आप जब भी होम्योपैथी देने का सोचें तो प्लीज किसी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ से ही दवाई करें, जिसकी वजह से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रूट से सॉल्व होगा। होम्योपैथी हमेशा चीजों को रूट से निकालने में बिलीव करती है एंड इट डज दैट, बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड गिव इट दैट मच टाइम। कि इट ऑल डिपेंड्स, अगर कोई बच्चा जैसे एस्थमेटिक है या और कोई चीजें हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको वो एलोपैथिक दवाइयां चलती हैं जिसपे वो डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, सो जितना वो डिपेंडेंट होता है उतनी उसकी बॉडी भी वीक होती है। तो जब हम होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं तो हम उनको पहले बताते हैं कि आप इमीडिएटली ये सारी दवाइयां बंद नहीं करेंगे। हम पहले उसकी बॉडी को थोड़ा सा इम्यूनिटी को स्ट्रांग होने देंगे, उसकी माइंड बॉडी को बैलेंस होने देंगे। उसके बाद हम उस दवाई को धीरे धीरे वीन करेंगे, ताकि दे आर एक्चुअली लाइक क्रचेस। एक वीक बॉडी को संभालने के लिए वो एलोपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो क्रचेस की तरह काम करती हैं। तो हम तुरंत उनको नहीं निकाल सकते। तो अगर आप तुरंत निकालोगे तो बच्चा गिरेगा। तो बहुत बार पेरेंट्स ऐसे भी आके बोलते हैं कि होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद में उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब मैं पूछती हूँ कि आपने दवाइयां बंद तो नहीं कर दी, तो ये सामने आता है कि अब हमने ये स्टार्ट कर दिया है तो हमने उसकी सारी दवाइयां एकदम से बंद कर दी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली बंद नहीं करना है, हम उनको धीरे धीरे वीन करेंगे। बिकॉज बच्चे की बॉडी उस पे डिपेंडेंट हो गई होती है और वो डिपेंडेंट वाली चीज को हम धीरे धीरे वीन करके निकालेंगे। तो उससे इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। अगर जैसे बुखार वगैरह होता है उसमें टाइम नहीं लेती है होम्योपैथी, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। इट एक्चुअली वर्क्स फास्टर देन एलोपैथी, रिकवरी करने में भी, बुखार हटाने में भी। लेकिन अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग चीज है तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। और उस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो इट विल डू वंडर्स फॉर द चाइल्ड। यस, ये बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी मैम, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स क्या होता है ना कि एक लंबे टाइम से बच्चे को बार बार प्रॉब्लम हो रही है और वो जब होम्योपैथी में आते हैं तो थोड़े इम्पेशंस हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि बस इमीडिएटली मतलब कोई जादू हो जाए, मैजिक हो जाए और बच्चा ठीक हो जाए।
और फिर वो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे आपका बच्चा पिछले 3-4 साल से सफर कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपको बार-बार हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। यस। एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन हेल्थ इश्यू है बच्चों में, और जो कि खाने-पीने की चीज़ों से ही रिलेटेड है, कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत होती है बच्चों को। मतलब कभी पेट दर्द होता है, कभी जो है उसको गैस बनती है, या और इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे आजकल इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों का पेट का इन्फेक्शन, जिसके चलते उनको बार-बार एडमिट करना पड़ता है। और उसी में अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं तो उनको अपेंडिसाइटिस भी जो है, कई केसेस में तो ऐसा हुआ है ना कि डायग्नोज अपेंडिसाइटिस किया है बच्चे को एक्यूट कॉलिक में, लेकिन बाद में वो अपेंडिसाइटिस होता नहीं है। तो हाँ, ऐसे ऐसे में मैम क्या किया जा सकता है? सी शिल्पा कैसा है ना, हर केस अलग होता है। तो हुँ, हर केस अलग होता है, हर केस में रीज़न अलग होता है। तो ऐसे में हमको पहले उस केस को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये तकलीफ़ उसको क्यों हो रही है। तो हुँ, सबसे ज़्यादा और डेफ़िनेटली जो चीज़ होती है वो खाने-पीने में होती है। देखो बच्चों को ऐसा तो नहीं है, रोड साइड फूड तो कोई नहीं खिलाता आजकल। तो हुँ, इट इज़ मोस्टली द जंक फूड व्हिच क्रिएट्स आप खाली पेट पे कुछ खा लेते हो तो स्टमक अपसेट हो जाता है बेसिकली, हुँ, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बार-बार होता है तो इट बिकम्स लाइक अ साइकिल कि ये हमेशा ही दुखता है, इसका हमेशा ही दुखता है। बट मोस्टली इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़, कोई हुँ, अंडरलाइंग कंडीशन नहीं होती। आजकल मैंने देखा है कि बच्चों में बहुत छोटी-छोटी रीज़न्स की वजह से अ, तकलीफ़ें होने लगी है, और मेनी अ टाइम्स तो आपको कोई डायग्नोसिस भी नहीं मिलेगा वो चीज़ में, बट बच्चा हुँ, सफ़र कर रहा होता है। पेट में यस, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और यही चीज़ में जैसे तुमने बोला कि अपेंडिसाइटिस लगता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस होता मिलता नहीं। नहीं है, आप डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे। हाँ, एक चीज़ सेकंड पॉइंट ये भी है कि हो सकता है आपको डायग्नोज़ तो करना ही चाहिए, इन्वेस्टिगेट तो करना ही चाहिए टू फाइंड आउट कि अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है या नहीं है, वो रूल आउट हुँ, करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगेन इज़ स्ट्रेस। तो आई हैव सीन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ बच्चों को सुबह उठते से ही पेट में दर्द हो जाता है। जैसे सुबह हुँ, उठेगा के पेट में दर्द होगा, ना दूध दूध पी पाता है, केला भी नहीं खा सही पाता बात, है, और जैसे अगर थोड़ा-सा दूध में पिला भी दे दी तो ये उल्टी कर देता है, उल्टी और करता है। फिर इसको इतनी वीकनेस हो जाती है कि ये स्कूल नहीं जा पाता है। एंड देन द होल डे द चाइल्ड इज़ ऑलराइट। तो कहीं न कहीं हमको ये समझना है कि ये बच्चे की बॉडी रिएक्शन है कि वो हुँ, उसको वो स्कूल का स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्ट्रेस नहीं चाहिए। ही फाइंड्स इट वेरी स्ट्रेसफुल टू गो टू स्कूल। ओके, अब ये चीज़ को आप डायग्नोज़ कैसे करोगे? ये तो स्ट्रेस रिलेटेड ही है। बट हुँ, यहाँ पे ये चीज़ों में जैसे मैंने बोला कि होम्योपैथी अ, माइंड बॉडी की बैलेंस लाने में बहुत मदद करती है। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। हुँ, कि आपको वो चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करना है या किस तरह से हैंडल करना है, ये आपको यस, समझ में आने लगेगा, बच्चे को समझ में आने लगेगा, एंड देन वो जो सिम्पटम्स हैं, वो अपने आप कम होने लगेगी। हुँ, एक चीज़ और मैंने देखी कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं कि उसकी हाइट बढ़ानी है, या फिर हुँ, बहुत दुबला-पतला है, इसको थोड़ा-सा मोटा खाता नहीं करके है, खाता नहीं ये है, सबसे, खाता ही नहीं है। हाँ, खाता नहीं है, ये बहुत कॉमन है। तो जब मैं पूछती हूँ या फिर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि बच्चा दिन में 4-5 बार बाहर की चीज़ें खा लेता है। हुँ, ओके, द पेरेंट्स आर नॉट एट होम, सो दादी से लेके वो बाहर खा लेता है। समोसा खा लिया, मंचूरियन खा लिया, चाइनीज़ मँगा दो, ये कर दो, पिज़्ज़ा मँगा दो। अब इतना खाने के बाद बच्चे के पेट में खाना खाने की जगह तो बचती नहीं है। हुँ, आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये सब खाने के बाद बच्चा खाना भी खाएगा। बट द हाँ, मदर वांट्स कि आप खाना भी खाओ। तो मैं कभी-कभी पेरेंट्स को वो भी समझाना पड़ता है कि अगर आप चाहते हो बच्चे का पेट का साइज़ तो उतना ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि बच्चा खाना खाए, तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट आउटसाइड फूड ना।
तो हुँ, यहाँ पे अगेन वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चा नहीं मान रहा है तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करते आना चाहिए कि अभी नहीं खाना है, खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो आपको सिर्फ खाना खाना है एंड वी कैन डू दिस लेटर सम टाइम। ओके, बिकॉज़ आप जब भी बच्चा कुछ माँगेगा अगर देते जाओगे दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वो हुँ, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर बच्चा बाहर का खाएगा तो घर का खाना नहीं खा पाएगा और उसकी उसकी बिकॉज़ एक बाहर के खाने में ना एक अलग ही ये होती है, उसमें सैटिस्फैक्शन भी होती है एंड वो हुँ, भूख मारता भी है। या जो आउटसाइड फूड होता है वो भूख खत्म कर देता है। खत्म कर आपको देता है। बहुत देर तक भूख नहीं लगती, यू फील ऐसा पेट फूला-फूला रहता है। तो ये चीज़ें बच्चे जितना कम खाएँ उतना अच्छा है क्योंकि फिर वो घर का खाना नहीं खा पाएँगे। हुँ, एंड एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे जैसे ही होंगे लाइक अगर हमारी हाइट 5 फीट है, तो हमारे हाँ, बच्चे 6 साढ़े 6 फीट के नहीं हो सकते हैं। मेरे पास हुँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए बिकॉज़ दे वांट टू गो इन मॉडलिंग। वो मॉडलिंग करना हुँ, चाहता है तो उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ की दवाई दे दो। सी दिस इज़ लाइक अगेन ये आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। अगेंस्ट जा रहे हैं हम। अगेंस्ट जा रहे यस, हो, तो हमारा बच्चा हमारी तरह ही होगा। तो वो मैं अगर दुबली-पतली हूँ, तो मेरा बच्चा दुबला-पतला ही ठीक होगा। अच्छा अगर रहेगा। मैं और मेरे पति छोटे हैं, तो वो बच्चा भी उतना ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। हो जाए, हुँ, बट ही विल नॉट बी लाइक 6 फीट एंड 6 एंड अ हाफ और एनीथिंग। तो ये एक्सेप्ट करना, ये अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है एंड नॉट टू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। पेरेंट्स आर नाउ रेडी टू गिव a hormonal therapy to kids ताकि बहुत उनकी डेंजरस है ये तो। बहुत डेंजरस है कि ताकि यस, उनकी हाइट बढ़े एंड यहाँ पे भी वो कंपैरिज़न होता है कि बाकी के सारे बच्चे तो बड़े हैं, यही छोटा हुँ, दिखता है। बट देन आप ये भी समझिए कि बाकी के शायद पेरेंट्स भी वैसे हों, हुँ, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे होंगे। तो वैसा एंड बच्चा एक रहेगा। बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, कोई 6 साल की उम्र में ग्रो हो जाता है, कोई 8 में होता है, कोई 10 में होता है, कोई 16 में होता है। सो हर हुँ, बच्चे की ग्रोथ जो हाइट की स्पर्ज होती है, वो अलग होती है। तो वी हैव टू लेट इट गो नॉर्मली, नेचुरली और हुँ। हमको वहाँ भी पेशेंटली वेट करना है कि ये नेचुरली हो। आप कोई भी चीज़ अगेंस्ट नेचर करोगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। मैम अभी आपने जो स्टार्टिंग में एक बात पॉइंट कहा था ना कि बच्चे को दूध के बाद पीने के बाद जैसे उल्टी हो जाती है। तो ये हो सकता है कि वो बच्चा फ़ोर्सफुली कर रहा हो, लेकिन आजकल जैसे ग्लूटेन एलर्जी, मिल्क प्रोडक्ट से, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। और इसका ऐसा होता है कि जनरली इसका कोई बहुत कुछ ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में उपलब्ध नहीं है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होम्योपैथी हेल्प कर सकती है उस एलर्जिक प्रॉब्लम से बाहर आने में? हाँ, डेफ़िनेटली हेल्प कर सकती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी एलर्जी की वज़ह से मिल्क हुँ, प्रोडक्ट्स वग़ैरह सारी बंद होती हैं। देयर इज़ ऑल्सो ग्लूटेन एलर्जी जैसे तुमने बोला कि वो हुँ, देन व्हीट नहीं खा पाते हैं। बट विथ होम्योपैथिक केस टेकिंग अच्छे से केस टेकिंग करके अगर प्रॉपर मेडिसिन दी जाए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एलर्जी कम हो जाती है और बंद भी हो जाती है एज़ दे ग्रो। येस। मतलब तो एक स्टार्टिंग में येस हम मैनेजमेंट पार्ट से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे-धीरे उसको हम क्योर की तरफ लेके जा क्योर सकते की हैं। तरफ लेके जा सकते हैं। यस। हाँ, एक चीज़ और है कि जितनी जल्दी आप होम्योपैथी की तरफ आएँगे, उतनी अच्छा। जल्दी हम उसको मैनेज और क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद जैसे हुँ, कोई भी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन एलर्जी है, बच्चे को जब छोटा होता है तो वो बंद करके मैनेज कर दिया जाता है। तो हुँ, सिंस दैट चाइल्डहुड ही इज़ नॉट हैविंग मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर व्हीट नहीं खा रहा है, बट जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, तो व्हेन ही गोज़ आउट विथ फ्रेंड्स एंड पिज़्ज़ा वगैरह में तो वही सब चीज़ें होती हैं। तो हुँ, वहाँ पे जाके जब 14-15 साल की उम्र में आप रियलाइज़ करते हो कि फिर आपको कुछ करना चाहिए। कोई भी हुँ, चीज़ को जैसे हम बोलते हैं ना बीमारी जड़ पकड़ती है। हाँ, तो जैसे अगर हम एक गार्डन एक छोटा-सा प्लांट है, अगर मिट्टी में डालते हैं, तो जैसे नया-नया पौधा निकला है, जैसे नई बीमारी उठी है,
तो उसके रूट्स बहुत वीक होते हैं, तो वीक उसको होते हैं। निकालना बहुत ईज़ी होता है। इन कंपैरिज़न टू के जब वो पौधा बहुत बड़ा हो गया है, इट्स बिकम अ ट्री और उसके रूट्स बहुत ज़मीन में नीचे तलक जैसे हमारी बॉडी में पूरी हर जगह पे फैल जाते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका कनेक्ट हो जाता है बॉडी के साथ में, तो यस, उसको अप्रूट करना उतना ही डिफ़िकल्ट वो होता है। मुश्किल होता और है। एक ये भी है कि इन द प्रोसेस जब हम उसको अप्रूट करते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बीच-बीच में स्पर्ट्स ऑफ ये भी आते हैं, जैसे अगर पेट दर्द है या माइग्रेन है या वॉमिटिंग, लूज़ मोशन जो भी चीज़ें होती हैं, ये बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी आती रहती हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं जैसे अगर मैं वही एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँ कि हमने ट्री को अप्रूट तो कर दिया है, बट रूट्स हुँ, थोड़े-थोड़े तो नीचे रह ही जाते हैं ना, जिसमें से फिर से वो यस, छोटे-छोटे प्लांट्स निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमको सारी चीज़ों को निकालते-निकालते थोड़ा-सा और पूरा क्लीन होते-होते थोड़ा-सा सिस्टम को क्लीन करते-करते थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। यस। अगर वो क्रॉनिक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हुँ, अगर हुँ, हुँ, हुँ। लॉन्ग स्टैंडिंग कोई बीमारी होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जैसे कि आपने बोला कि अगर लॉन्ग टाइम से है, अगर आपका 5 से 6 साल पुराना प्रॉब्लम है और अगर आपको 1 साल होम्योपैथी लेनी पड़ जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि कोई बुराई नुकसान भी नहीं। नहीं होता है, हेल्थ को किसी भी बिल्कुल तरह नहीं, से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, नुकसान तो नहीं होता है बट वो 1 साल के पीरियड में इवन इफ आपको छोटे-छोटे एपिसोड्स आते हैं, लेकिन इन दैट होल ड्यूरेशन आपकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती बिल्डअप, जाती है, यस। बिल्डअप की जाती है और जो छोटे-छोटे एपिसोड्स आते भी हैं ना, वो देन आपकी बॉडी खुद ही हैंडल करने लग जाती है। आप बहुत बार ऐसे हुँ, ऑब्जर्व भी करोगे कि बुखार आ जाता है, खाँसी आ जाती है बट हुँ, पेरेंट्स कई बार ऐसे भी बताते हैं कि इस बार कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप ठीक हो गया। सो दैट इज़ अ यस, साइन कि इम्यूनिटी ठीक होने लगी है। तो वो एटलीस्ट वो बेस पकड़ के हमको वो पेशेंस रखना चाहिए और पूरा वो 1 साल डेडिकेशन के साथ में ट्रीटमेंट करना हुँ, चाहिए बच्चों का। यस, सो आगे की लाइफ बहुत हेल्दी और हेल्थफुल होती है बच्चों यस। की। मैम जैसे अभी हमने इतने मतलब इतनी सारी बातें की होम्योपैथी के बारे में, तो आप क्या कुछ केसेस बता सकते हैं बच्चों के? हाँ, बच्चों के बहुत सारे केसेज़ हैं, कहाँ से शुरू करूँ? तो पहले आई विल स्टार्ट विथ मुझे पहले तो ये बात बताना है कि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि कितनी साल हुँ, की उम्र से आप होम्योपैथी दे सकते हैं? यस। हुँ, तो ये बहुत लोग पूछते हैं, तो आई वुड से कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप दे सकते हो। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ से भी आप होम्योपैथी दे सकते हो। बट बशर्ते आप किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ से कंसल्ट करें, तो ही आप दे सकते हो। आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे बच्चे को। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी दे सकते हैं एंड उसके बाद से तो थ्रू आउट द लाइफ आप दे सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड थेरेपी फॉर किड्स बहुत बहुत काम करती है। तो यहाँ एक एक छोटे बच्चे का ही केस मैं बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई थी अ, करीब ढाई 3 साल की बच्ची थी। तो बेसिकली वो आई थी क्योंकि उसकी माँ बोल रही थी कि बहुत मिट्टी खाती है। हुँ, तो बोला खाने दो, मुझे लगा छोटा-मोटा खाती होगी, तो माँ ने बताया नहीं ऐसे मुट्ठी भर-भर के मिट्टी खाती है। हुँ, तो ये तुमको पता है शिल्पा हम इसको क्या ये कंडीशन को हम पाइका बोलते हैं। हाँ, तो तो ऐसे ही केस लेते-लेते मैंने थोड़ा-सा और पूछा बच्चे के बारे में, तो उसने बताया कि उसका जो फॉन्टेनल है सामने का एंटीरियर फॉन्टेनल, शी वाज़ अराउंड 2 एंड अ हाल्फ 3 इयर्स ओल्ड गर्ल तो वो भी काफ़ी खुला था। तो मैंने टच करके देखा इट वाज़ लाइक दिस बिग अ ओपनिंग। अब हुँ, 2 एंड अ हाल्फ 3 इयर्स के बच्चे में इट इज़ क्वाइट डेंजरस बिकॉज़ जब बच्चा यस, घूमता-फिरता है, कहीं अगर गिर जाता है तो इट इज़ लाइक अ बहुत चोट लगने की हाँ, डेंजर होता चांसेस है। हैं। बहुत चांसेस होते हैं एंड वो माँ ने बताया कि उसके मैंने बोला डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को बताया था बट उन्होंने कहा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हुँ, तो इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। एक और चीज़ उसने बोली कि ये ढाई 3 साल की हो गई है लेकिन अभी भी सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही है।
शी रिफ्यूजेस टू हैव, खाना खाने को मानती ही नहीं है, तो शी वाज ओनली ऑन ब्रेस्ट फीड ऑल द टाइम। तो ये बच्चे में हमने कैलकेरिया फॉस दिया था एंड उसका मिट्टी खाने का जो ये था वो तो 2-3 हफ्ते में ही बंद हो गया और मिट्टी खाना बहुत इमीडिएटली बंद हो गया था। उसके जो फॉन्टेनल्स है वो भी अब 2-3 महीने हो गए हैं, अब तो छोटा-सा ये बच्चा है। बहुत अच्छा रिएक्शन उसने बच्चे ने दिया है एंड प्लस उसने फीड भी कम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि माँ नहीं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट वो बच्चा हाँ, छोड़ ही नहीं रहा था तभी, छोड़ नहीं रहा था, यस। छोड़ ही नहीं रहा था। तो कैलकेरिया फॉस ने ये तीनों चीज़ें कवर करी और बहुत अच्छी तरह से वो बच्चा रिकवर हुआ। तो ये चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी सिर्फ सर्दी-खाँसी नहीं, ऐसी बहुत सारी बच्चों की चीज़ें कंडीशंस हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इसका तो कोई इलाज नहीं है। इलाज ही जैसे नहीं है। मट्टी मट्टी खाते हैं बच्चे। आई हैड अनदर चाइल्ड हू यूज्ड टू ईट जो बॉल से खुरेच-खुरेच के चूना खा पेंट और चूना खा जाता था। यस। तो ये बच्चा भी होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से ठीक हुआ था। तो ये इसको बच्चे को मारते थे घर वाले कि ये चूना खाएगा। तो ये छुप-छुप के खाता था। छुप-छुप के खाता था। और जब क्लिनिक में भी सामने था तो उसके हाव-भाव को देख के हम बच्चों में जिस तरह से ये करते हैं, तो बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम जब हम बड़ों को नहीं समझ पाते हैं केस टेकिंग में, तो बच्चों में केस कैसे लिया जाए? बहुत बच्चे तो बात भी नहीं कर पाते। तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जो अंदर होता है वही रिएक्शन में आप बहुत इजीली आप उनसे एक फ्रेंड की तरह बात करोगे तो आपको सारी चीजें बता देते हैं। कोई भी लेयरिंग नहीं, कोई भी कवर नहीं। तो बहुत ईज़ी होता है, आप उनको ऑब्ज़र्व करके भी सारे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो या फिर उनसे फ्रेंडशिप करके यू बिकम लाइक अ फ्रेंड। कभी भी बच्चों को एज़ अ डॉक्टर बन के अगर आप बात करोगे, तो वो लोग सहम जाएँगे। तो आपको यस। उनके साथ में, उनके लेवल में जाके एक बच्चे की तरह बात करके उनसे निकलवाना होता है। मैं तो आई ऑलवेज़ मेक इट अ पॉइंट कि मैं मेरे बच्चों के साथ में जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ में कनेक्ट करूँ एक पहले हाई-फाई दो, थोड़ा एक अप्रोच करने की कोशिश करो, तो यू गेट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप अप्रोच करते हैं तो बच्चा वो अप्रोच को बच्चा ओपन कैसे? कैसे यस। रिएक्ट करता है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये किस कैटेगरी में जाएगा बच्चा। अच्छा एक बच्चे का हो गया, अभी आई विल गिव यू ऑन द अदर एंड। एक लड़की है जिसका शी वाज़ 16 इयर्स ओल्ड। दिस इज़ अ केस ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन अ गर्ल ऑफ 16 इयर्स ओल्ड। तो मैंने माँ को पूछा कि मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो आई वाज़ अंडर द इम्प्रेशन कि हो सकता है कि कोई शॉक की वजह से या कोई इंसिडेंट के बाद में जैसे हम ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। तो मैं माँ को पूछ रही थी बट द मदर शॉकिंगली टोल्ड मी कि ये इसका कभी बंद ही नहीं हुआ। जो बचपन में बच्चे करते हैं, वो 16 साल तक इसका चल ही रहा है। तो मैंने बोला 16 साल तक चल ही रहा है तो आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की? एंड इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। तो वो लड़की मेरे सामने ही बैठी थी और ये सारी चीज़ें उसके सामने ही बात हो रही थी। तो हम एक नॉर्मल 16 साल की लड़की से अगर ऐसी बात हो रही है तो क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिल्पा? बहुत मतलब एम्बैरेसिंग फील होगा और साथ में ऐसा लगेगा ना कि शर्म आएगी, शेम वाली शर्म फीलिंग है। बहुत। यस। तो हमारी नज़रें झुक जाती हैं, यू फ़ील के भई बात ना करूँ। बट हुँ। टू माय सरप्राइज़ वो लड़की ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली मेरे साथ बात करी और बहुत स्ट्रेट सारी जवाब दी कि मतलब तुमको कैसा लगता है? हाँ, ठीक है, शर्म तो आती है। बट वो लड़की मैंने पूछा कि अगर हो जाती है रात को तो ये क्या करती है? हाँ। उसका रिएक्शन क्या होता है? तो द गर्ल यूज्ड टू जस्ट गेट अप, चेंज हर क्लोथ्स, बेडशीट वगैरह निकाल के ऐसे फेंक देगी और वो सो जाएगी। तो द मदर यूज्ड टू क्लीन द बेडशीट्स एंड हर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो वो खुद नहीं कर रही थी। अब इमेजिन करिए 16 साल की लड़की है
और द हुँ, मदर वाज़ ओवरवर्क्ड क्योंकि उनकी सास है, जो ये तीनों मेरी पेशेंट्स थी, तो मुझे उनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता थी। तो हुँ, जो मदर है उनको बेडरिडन जो मदर इन लॉ है उनकी, उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो कितना सारा लोड हो जाता होगा। तो द मदर वाज़ हैविंग बैक पेन, माइग्रेन बहुत सारी इश्यूज़ थी। तो अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई बेटी होती है, तो उसको हुँ, ऐसा लगता है कि मैं माँ को और ना को परेशान नहीं ना करूँ। करूँ। ना यस, करूँ तो अपनी कम से कम कपड़े खुद धो ले या तो मशीन में डाल दे, धो ले, ये वहीं पे फेंक देती है। और प्लस जब उसने बात करी, माँ ने बोली कि ऐसा सब होता है, तो देयर वाज़ लाइक अ वेरी स्लाई स्माइल ऑन हर फेस। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये लड़की को मैंने टैरेंट्यूला दिया। टैरेंट्यूला कैसा होता है ना, इसको मज़ा आता है, लोगों को हुँ, परेशान करने में। यस, अम्यूज़मेंट उसका उसी में होता है कि वो परेशान करे और उसमें वो मज़े ले। तो उसने जो मज़ा स्लाई वाला स्माइल दिया ना और नो मॉरल फीलिंग कि माँ इतना कर रही कुछ है, कर देना। यस, कर रही है और मैं 16 साल की हूँ, एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट खुद का कुछ होना चाहिए, नहीं। तो हुँ, इसको टैरेंटुला से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद से उसका अ, जो एन्यूरेसिस था वो बंद हो गया। माँ का एक साइड का टेंशन तो कम से कम अ, रिलैक्स हो गई बेचारी, बट द मदर इन लॉ इज़ ओल्ड एज, तो वो उनका चल ही रहा है। यस, और हाँ, जब जेलसी की बात करते हैं ना, तो एक एक बच्चों की जेलसी आजकल जो होता है, तो मेरा एक नेबर था, हुँ, अ, उसने अपनी बचपन की कहानी बताई थी कि जब वो छोटा था एंड हिज बेबी ब्रदर वाज़ बोर्न, तो वो अटेंशन जो चला जाता है ना, जो बेबी की तरफ एक नया बच्चा जब घर में हुँ, आता है, तो वो जेलसी में उसने अपने भाई को निकाल के जो कूड़ा वाला नहीं आता है घर में, जो रोज़ हुँ, कूड़ा लेके आता है, ओह माय गॉड! उसे निकाल के दे दिया था कि भाई ये भी कूड़ा है, इसको ले जाओ। हुँ, तो यस, ये एक बहुत कॉमन रूब्रिक है बच्चों में हम जो देखते हैं जेलसी इन चिल्ड्रन। कट टू आज का जो सिनेरियो है शिल्पा, आई हैव अ गर्ल हू इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स और उसमें बहुत सारे टेम्पर टैंट्रम्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है एंड वेरी हुँ, डिफिकल्ट चाइल्ड। तो मैंने माँ से पूछा कि शी इज़ बिहेविंग सो डिफिकल्ट, तुमने दूसरे बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिकॉज़ मेनी अ टाइम्स हुँ, ऐसा होता है कि ना थोड़ा-सा मेलो डाउन भी हो हाँ, जाते हैं बच्चे। यस, तो तो लिस्टन टू मी, द मदर सेड कि शी डज़ नॉट वांट अ बेबी कमिंग इंटो द हाउस। हुँ, अब नहीं आएगा मतलब मेरा शेयर करने के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं मम्मी चाहिए। सिर्फ मेरी है। तो हुँ, मैंने बच्चे को सामने से पूछा एंड शी वाज़ बोल्ड इनफ टू टेल मी कि नहीं, मम्मी सिर्फ मेरी है, मुझे भाई-बहन कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ही होनी चाहिए घर में। सब लोग सिर्फ मेरा ही देखना चाहिए। हुँ, यस, सो ये भी एक अभी ये जो करंट सिनेरियो है ना, ये ऐसा ही है कि सब बच्चे को दे इनिशियली टू स्टार्ट विथ दे वो होते हैं हुँ, फोकस ऑफ अटेंशन और कहीं न कहीं आगे चल के उनको वो आदत हो जाती है एंड यस, देन दे कैनॉट लेट गो ऑफ द अटेंशन। हुँ, तो ये अटेंशन डिज़ायर्स एक बहुत बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल रूब्रिक है हमारे पास में। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है एंड इट इज़ टू दैट एक्सटेंट कि आप सिबलिंग ही नहीं चाहते हो। हुँ, ये बहुत मॉर्बिड चीज़ है कि कोई बच्चा एक एक एज था जहाँ पे लोगों को भाई-बहन चाहिए, यू चाहिए नो रहते थे बच्चों को, सबको यस, चाहिए रहते हैं खेलने के लिए हुँ, बी इट लाइक अ बेबी टॉय टू प्ले विथ हुँ, और लेटर ऑन टू प्ले विथ। बट एक जनरेशन ऐसा था जहाँ पे सबको चाहिए होते थे बट नाउ दिस जनरेशन इज़ लाइक नो, हुँ, आई शुड बी द ओनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यस, तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमको प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करती हैं। तो ये बातें करने से और ऑब्ज़र्व करने से भी बहुत हेल्प होता है केसेस में। एक और केस है जिसके एक बच्चा है जिस
ये केस है एक्यूट इरिडोसाइक्लाइटिस। इसको 2 राउंड ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गए थे बच्चे को। मतलब ये भी बच्चा ही है, आई थिंक हुँ, कुछ 8-10 साल का बच्चा था। एंड 1 राउंड ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गए एंड कुछ नहीं, तो बच्चे की आँख पूरी लाल हो गई थी एंड उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें ब्लर हो जाता है, कॉन्स्टेंटली हुँ, पानी आ रहा है आँखों में से। एंड फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने दूसरा राउंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, थोड़ा हायर एंटीबायोटिक्स चालू कर दिए, तो उससे भी नहीं हो रहा था। एंड देन देयर केम अ टाइम वेयर उन्होंने बोला कि अब इसका कहीं न कहीं पूरा आँख इन्वॉल्व हो रहा है और हो सकता है कि रेटिना भी इन्वॉल्व हो हुँ, जाए एंड व्हिच कैन कॉज़ ब्लाइंडनेस। तो ये बहुत सी डेंजर वाली द मदर वाज़ इन वेरी पैनिक्ड सिचुएशन। तो इसमें भी ये बच्चे से बात करके जब इसको होम्योपैथिक दवाई दी गई, तो इसकी 1 वीक में, हालाँकि 1 वीक लगा, पूरी आँख उसकी ऐसी सूजी हुई थी और रेड थी, हुँ, तो वो स्वेलिंग और रेडनेस उतरते-उतरते 1 वीक लगा, बट बहुत ब्यूटीफुली रिएक्ट किया उसने। ये बच्चे को मैंने एकोनाइट दिया था क्योंकि कहीं न कहीं इसकी माँ ने इसके मन में ना इसके फादर को भी ऐसा कुछ हुआ था बहुत साल पहले। हुँ, तो हुँ, ही और मे बी सम अदर कंडीशन वेयर ही उसको ऑपरेशन करना पड़ा था। तो माँ ने इसको बोला कि अगर तुम दवाई नहीं लोगे या फिर बात नहीं करोगे, बिकॉज़ ये ऑनलाइन केस लिया था, तो हुँ, बच्चा बात नहीं कर पा रहा था। क्या तो करते हैं? माँ ने ये डराने के लिए उसको बोला कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हारा ऑपरेशन करा देंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। तो हुँ, बच्चा बात करते-करते ऐसे हो गया कि मैंने बोला ऑपरेशन करा ले ना, क्या हो जाएगा? तो हुँ, हुँ, फिर मेरे को ऑपरेशन से डर लगता है। मैंने बोला सी हमको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि डर क्यों लगता है? तो क्यों यहाँ लगता पे है? वो इंड्यूस्ड डर था कि भाई तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बच्चे के हुँ, मुँह से एकदम से निकल गया, अरे मैं टेबल पे मर गया तो? अब ये तो फीड की हुई चीज़ है ना, बच्चे के हुँ, एकदम मुँह से हुँ, निकल करके वो, यस, तो हमको एक ईज़िली एक रूब्रिक मिल गया। अनदर थिंग वाज़ कि वो जभी भी उसको गेम्स खेलने होते थे ना, वो अच्छे से खेल लेता था और हुँ, जब आँखें दर्द होती थी ना, तभी वो बहुत रेस्टलेस हो जाता था पेन के टाइम पे। हुँ, ये जो अल्टरनेटिंग स्टेट्स होता है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट था उसमें और वो फ़ियर ऑफ डेथ था। तो एकोनाइट ने बहुत मैजिकली वर्क किया था इसकी आँखों में। उसके बाद ही हैज़ बीन एब्सोल्यूटली फाइन। ऐसे ही ऑर्काइटिस भी ठीक होता है। आई हैव केसेस ऑफ ऑर्काइटिस एंड एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर तो मेरा फेवरेट ये है। आजकल बच्चों में देखा जाता है कि बहुत, पहले बहुत एक एक ज़माना था जब 103 वाज़ लाइक एक हुँ, बहुत डरावना सिचुएशन होता था। बट यस, आजकल हर बच्चे को 103 ही आ रहा है। 103 ही फीवर आता है, ये। ये नॉर्मल हो गया है 103 फीवर, अब तो 104 और 105 भी सुन रही हूँ मैं। तो हुँ, एक इनिशियली आपको डर लगता है बट नाउ देन यू रियलाइज़ कि दिस इज़ द न्यू नॉर्म। ओके, एक हुँ, टेम्परेचर का भी नया नॉर्म आ गया है। आ गया, तो यस, तो बच्चे को एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दीज़ फीवर्स आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। 2-2 साइकिल एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी बच्चे का फीवर जैसे ही आप एंटीबायोटिक या फिर क्रोसिन या पैरासिटामोल या आइब्यूजेसिक जो भी देते हो, हुँ, आधा ही टेम्परेचर उतरता है। यस, 103 से 100 पे आता है एंड हुँ, फीवर नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 घंटे में फिर से 103। सो ऐसे कर करके एंटीबायोटिक्स दे के बच्ची 10 दिन तक मैनेज हो रही थी, बट उसका फीवर कुछ उतर नहीं रहा था एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड वाज़ लाइक बस सो रही है। उसने हुँ, खाना-पीना बंद कर दिया बिकॉज़ वीक हो गई बच्ची पूरी, खा-पी नहीं रही थी और सिर्फ़ सो रही थी। तो पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे कि ये अब रिएक्ट भी नहीं कर रही है, तो अब कुछ करिए। और प्रॉब्लम हुँ, ये हो जाता है ना कि 1 हफ्ता एंटीबायोटिक जब तक दे रहे थे तो दे वर वेरी काम एंड ये कि ठीक हो हाँ, जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही होम्योपैथी का 1 डोज़ जाता है, आपको आधे यस, घंटे में कॉल्स आने लगते हैं कि फीवर कम यस, नहीं हो रहा, फीवर कम नहीं हो रहा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ काउंसलिंग व्हिच इज़ नीडेड टू एवरी पेशेंट जो एक्यूट में आता है। बट आई हैव सीन कि फीवर्स में तो इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि पहले दिन ही फीवर
चले हाँ, जाता है। एंड हाँ, नेक्स्ट डे उसके बाद से तो फीवर आता भी नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है होम्योपैथी के साथ में। मुझे बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि अरे बुखार आया है तो होम्योपैथी कहाँ लेंगे हम? तो उनको बोलते हैं कि उल्टा बुखार आया तो होम्योपैथी लो, लो, यस, कि इससे आपको 2 दिन वेट भी नहीं करता है। आजकल एंटीबायोटिक्स के सेकंड डे तक वेट करना पड़ता है। डॉक्टर्स बोल के ही भेजते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा। बट हुँ, देन फुल साइकिल होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली द व्हाटएवर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, दे आर गेटिंग सो रेजिस्टेंट, दे आर गेटिंग यस, स्ट्रॉन्ग। पर जो उनका ये हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो अभी के कोई भी स्टेरॉइड्स बोलो या एंटीबायोटिक्स बोलो, इट इज नॉट हेल्पिंग इन किड्स। एंड द मोर यू मेडिकेट, द मोर साइड इफेक्ट्स का डर रहता है, मोर यस, वीकनेस। और आजकल तो कैल्शियम की गोलियों के भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आई एम गेटिंग पेशेंट्स हु आर टेकिंग कैल्शियम की टैबलेट्स और उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। एंड देन पहले एक ऐसा रहता था कि सप्लीमेंट्स में आप हाँ, डर नहीं रहता था कोई भी, कि आप सप्लीमेंट्स तो कम से कम खा ही सकते हो। पर अब तो सप्लीमेंट्स भी हम बहुत सोच के देते हैं। हुँ। और एक और नया ट्रेंड भी आ रहा है मैम, कि आजकल जो जैसे पीडियाट्रिक्स टीशियन है ना, वो अपने बच्चों के लिए होम्योपैथी या आयुर्वेद प्रेफ़र करते हैं, हाँ जी। पर्सनली। यस, सी कहीं न कहीं वो भी जानते हैं ना कि ये जो यस, हम बात कर रहे हैं कि रेज़िस्टेंट हो रहा है या फिर उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये वो देख सकते हैं एंड दे देमसेल्व्स नो, और उनको यस, पता है। तो कोई भी अपने बच्चे के लिए तो ये नहीं चाहेगा ना कि ठीक ना हो, हुँ, उससे अच्छा तो इम्यूनिटी बढ़ाएँ, वो ही बेटर है। तो ऐसे हुँ, बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे हैं मेरे पास में जो होम्योपैथी ले रहे हैं, एंड हम उनको अच्छी तरह से समझाते भी हैं कि हाउ होम्योपैथी वर्क्स इन डिफरेंट बच्चों के केसेस में। तो दे आर वेरी हैप्पी विद द थेरेपीज। यस। मैम बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं, तो हम एक बार उनको भी देखते हैं। जैसे नेबुलाइजेशन, ये बहुत कॉमन है कि बच्चे को अगर सर्दी-जुकाम है या नाक बंद है, तो नेबुलाइजेशन कर देते हैं। तो क्या ये सही है हर बार नेबुलाइजेशन करना? सी नेबुलाइजेशन इज अ इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर जो बहुत अर्जेंट वाली केसेस में यूज होती हैं। कॉमन कोल्ड या सिर्फ नोज ब्लॉक, ये सब चीजों में नेबुलाइजेशन करना इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजों की भी इट ऑल डिपेंड्स आप किस चीज से नेबुलाइज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ पानी से कर रहे हो तो वो हुँ, इट इज ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ दवाई डाल के कर रहे हो तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यंग किड्स सो फ्रीक्वेंटली। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो नेबुलाइजर खरीद ही लेते हैं, और जैसे उनके पीडियाट्रिशियन ने कभी अगर दिया हो, तो हुँ, वो बिंदास रिपीट कर देते हैं घर में। सो यस, आई विल से कि पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। कॉमन कोल्ड, सर्दी-खाँसी में अगर नाक बच्चे का बंद है, तो द एज ओल्ड अपना यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ करिए, विक्स यूज़ करिए। दैट इज़ मोर रिकमेंडेड रादर देन नेबुलाइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट मिथ जैसे टॉन्सिल है, एडेनॉइड है या अपेंडिसाइटिस है, खासकर बच्चों के केसेस में, तो क्या सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूँगी ये सर्जरी तब लास्ट होती है जब पूरी तरह से आपकी जो एरिया है वो कवर हो जाती है। तब हुँ, तक तो आप उसको मैनेज कर ही पाते हो, ब्रीथ करके। ये सर्जरी का ऑप्शन तब दिया जाता है जबकि आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आई हैव सीन केसेस ऑफ नेज़ल पॉलिप्स, जहाँ पे पॉलिप्स नाक में से बाहर तक आ रहे थे बच्चे के। एंड विथ होम्योपैथी दे हैव रिट्रैक्टेड, अब पूरे अंदर चले गए हैं, एंड इट्स ऑन द वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो हुँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। टॉन्सिलाइटिस हो, एडिनॉइड्स हो, पॉलिप्स, साइनोसाइटिस, ये सब चीज़ों में होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। सो आपको होम्योपैथी ट्राई करना ही चाहिए। यस। और एक और चीज़ जैसे अभी हमने सप्लीमेंट्स की बात की, तो आजकल जो है बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? सी शिल्पा, सप्लीमेंट्स कहीं न कहीं सिर्फ डेफिशिएंसी के लिए दिए जाते हैं। हुँ, तो ये बच्चों में जहाँ पे अगर डेफिशिएंसी कोई चीज़ की नहीं है, तो वहाँ अगर आप सप्लीमेंट्स दोगे, तो उसका हुँ, कोई
यूज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉडी विल फ्लश आउट ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर रिक्वायर्ड है तो वो एब्जॉर्ब होगा, अगर नहीं है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा. सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स अ वेस्ट. जो हम एक्स्ट्रा देते हैं ना कि हम्म ये खा लो, एज अ प्रिवेंटिव भी बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं कि इससे अच्छा होगा, इससे हम्म ये अच्छा होगा. तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है बच्चे के तो ही वो यूजफुल है, अदरवाइज आपको नहीं देना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि फीवर जैसे ही मतलब बच्चे की बॉडी गर्म हुई या टेम्परेचर थोड़ा सा आपको लगा कि सूट अप हुआ है और क्रोसिन या आइगो पैरा दे दो, तो ये सही है या फिर स्पॉन्जिंग? आई वुड से डेफिनेटली स्पॉन्जिंग, बिकॉज फीवर एक बॉडी का रिएक्शन होता है. जब आप इन्फेक्शन को फाइट कर रहे होते हो तो बुखार आना लाजमी है और वो रहना भी चाहिए. तो मैं बोलूंगी कि पेरेंट्स को कि अगर बच्चे को थोड़ा मोड़ा सर्दी जुकाम होता है या फिर महीने में एक बार थोड़ा बुखार आता है तो आपको उसको ट्रीट ही नहीं करना चाहिए. तो वो हम्म अपने आप जैसे बॉडी फाइट करके ठीक कर लेती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. अगर ये चीज ठीक नहीं होती है और ये पैटर्न जैसा बन जाता है तो ही बच्चे को दवाई दे. अदरवाइज बच्चे को जितनी दूर आप दवाई से रख सकते हो उतना बच्चा हेल्दी हो. यस मैम, आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे बच्चों के लिए? एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाएं बच्चों के लिए, बिकॉज आजकल बच्चों की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है. बी इट एकेडमिक्स, जो कंपटीशन चल रहा है, या फिर एक फर्स्ट आना है, बेहतर करना है, या मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज टू बी अ वेरी कंफर्टेबल, अ हैप्पी स्पेस फॉर द चाइल्ड. उनको थोड़ा यस खेलने के लिए स्पेस दें. थोड़ा धूप में फ्रेंड्स में जब आप खेलने जाते हो तो आपका मूड अपलिफ्ट होता है. जैसे हंसते हैं बच्चे तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं. जैसे आप गुस्सा होते हो तो कॉर्टिजोल होता है, टेंशन होता है तो कॉर्टिजोल होता है. वैसे आप जब खेलते हो, हंसते हो तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है. बच्चे को धूप में, बारिश में, कीचड़ में, मिट्टी में, हर जगह खेल पे खेलने दीजिए. और हम्म उसके बाद में उसका जब पूरा खेल के हो जाए उसके बाद आप उसको चाहिए तो क्लीन अप कर दें. ना कि जब वो खेल रहा है उसको ले जाके आप पूरा क्लीन करके, बारिश हो रही है तो आप उसको खिड़की पे बिठा के बारिश दिखा दें. तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. अदर थिंग इज, जैसे अभी मैंने बोला कि थोड़े भी अगर सर्दी खांसी बुखार होता है तो आप उसको दवाई ना दें. ना एक दिन अगर स्कूल की छुट्टी होती है तो चलेगा, लेकिन वो उसकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है. लेट द बॉडी फाइट, लेट इट डेवलप, क्योंकि हर चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. जब तक छोटे छोटे इन्फेक्शन को आपकी बॉडी फाइट नहीं करेगी तब तक उसको बड़े इन्फेक्शन को फाइट करने की ताकत भी नहीं आएगी. तो वो ताकत आने के लिए उसको फाइटिंग सीखने दो. तो छोटी छोटी चीजों को बॉडी खुद हैंडल कर सकती है तो उन्हें करने दीजिए. बार बार एंटीबायोटिक्स को आजकल पेरेंट्स घर पे ही रिपीट कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि हमारा पीडियाट्रिशियन यही एंटीबायोटिक देता है. दे हैव अ प्रिस्क्रिप्शन और वो जैसे ही सर्दी होती है, नहीं भाई इसका तो कल क्लास ये हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, पहले ही एंटीबायोटिक स्टार्ट. सो ये ये करके हम खुद ही बच्चे की इम्यूनिटी को मार रहे हैं. सो एज अ ये पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है कि उनको थोड़ा सा बीमार पड़ने दें. यस डेफिनेटली खाना पीना जैसे हमने बोला कि ये बहुत जरूरी है. बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, घर का खाना, खेलना कूदना, और एक प्यार भरा माहौल. बच्चे को बच्चा रहने दें. ये बड़े तो सब कभी ना कभी होते ही हैं, बट जो बचपन एक बार बीत जाता है वो वो फिर से वापस नहीं, फिर से नहीं आता। बचपन इज द टाइम जब आप कोई भी फूलिशनेस कर सकते हो, कोई भी मजाक मस्ती कुछ भी खेल सकते हो. बट आप एक बार बड़े हो जाते हो वो टाइम आपका निकल जाता है. सो बच्चों को बच्चा ही रहने दें और let them do all the foolishness, all the play they want, and that is how they will be happy and they will be strong. Yes.
थैंक यू सो मच मैम। आज का जो ये एपिसोड है ना, ये मतलब काफ़ी रियलिस्टिक और बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स आपने दी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जैसे आपने बोला, बच्चों को एक जैसे फूल होता है ना, उसे हमें खिलते रहने देना चाहिए ताकि उनका जो बचपन है, वो गलतियों से भरा हो, ताकि उस गलती से वो सीखे। और खासकर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें उन्हें मेडिसिन्स के डोज़ेज़ नहीं देना चाहिए। हमें उनकी इम्यूनिटी को, जैसे मैम ने बोला कि उनकी इम्यूनिटी को डेवलप होने दो, बॉडी खुद फाइट करेगी, बॉडी खुद जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी है ना, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी किड। क्योंकि एब्सोल्युटली। ये, यस, मीठी गोलियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इनका जो असर है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। और ये बच्चे आराम से इसे बहुत पसंद करते हैं, तो वो खुद जो है इसे चाव से खाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Shilpa, for inviting me here. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. यस, जाते जाते ये चीज भी मैं बोलूंगी कि होम्योपैथी को डू ट्राई होम्योपैथी एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अनफॉर्चुनेटली कैसे हो रहा है ना कि सारे ट्रीटमेंट हो जाने के बाद या सालों साल दवाई खाने के बाद जब पेशेंट थक जाता है या बच्चा पेरेंट बच्चे को दवाई देते देते थक जाता है या फिर वो थक अब जाते हैं। टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या सारे दरवाजे बंद हो गए हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, भाई आपको जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी। ये चीज हो जाने के बाद में हमारे पास लोग आते हैं विद द होप के आप हमको ठीक कर दीजिए। यस, होम्योपैथी कैन हेल्प इन सच केसेस आल्सो, बट आई वुड रादर से कि अगर आप जितनी जल्दी होम्योपैथी को चांस देंगे उतनी जल्दी आपका केस सॉल्व होने में और आपको आपका विश्वास जीतने में हम सफल हो सकते हैं। सो ये डिले वाला जो पीरियड है इसको आप कम करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होम्योपैथी की तरफ टर्न करिए। सो होम्योपैथी इज सेफ, इफेक्टिव एंड very fast, I would say, in many cases. Thank you.